फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ एक नए गेस्ट के साथ। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो हमारे इस लाइव वीडियो को ज्वाइन करें। कल हम लोगों ने टॉक शो नहीं कर पाया था, मनिंद्रा टॉक शो, तो आज हम लोग कर रहे हैं उसके लिए। तो फिर वो आ जाए जितेंद्र भाई। आज के गेस्ट हमारे जितेंद्र भाई हैं। हाँ, वो आ गए हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट हिम, लेट हिम एक्सेप्ट माय इनविटेशन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो हेलो जीतू भाई। हेलो हेलो। जय भीम। जय भीम जय भीम। अभी हम लोग लाइव हैं। तो अभी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। तो कहाँ हैं आप अभी? मैं उड़ीसा में हूँ, बलांगीर में। अच्छा, फैमिली के साथ घर पे? नहीं, मैं हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन में हूँ। अच्छा। तो कब चले गए थे आप जेएनयू से, दिल्ली से? मैं जब जेएनयू में डिक्लेयर हुआ था कि हॉस्टल हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, तभी ही 1 महीने से 1.5 महीना हो गया सर, 1.5 महीना से ज्यादा हो गया। हाँ, मतलब तभी आप निकल गए? हाँ, 1-2 दिन में ही, 1 दिन में ही हम लोग डिसाइड कर लेते जाना, तब आ गए थे हम लोग। ओके। तो अभी वहाँ पे क्या चल रहा है, माहौल कैसा है लॉकडाउन का, कोरोना वायरस का? माहौल वैसा ही है, यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। कुछ अभी सुबह का कुछ टाइम दिया है। सुबह 6-7 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम देता है। कुछ खरीदना वगैरह, मार्केट वगैरह ओपन होता है, मतलब कुछ सब्जी वगैरह ये सब खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और सुबह ही वो उस टाइम पे गाड़ी भी चल रहा है। बाकी सब लॉकडाउन है। और इधर जैसा चारों तरफ जैसा रूमर्स वगैरह है, जो मीडिया का जो रूमर्स है, इस्लामोफोबिया है, वो सब चारों तरफ है, गांव-गांव में फैला हुआ है वो सब। तो अच्छा। ऐसा है। और लोग तो जैसा जो कोरोना को लेके जैसा एक डर का माहौल फैलाया ना मीडिया ने, तो लोग देख के ही अगर लगता है कोई थोड़ा इस एरिया में नया है, तो लोग आपको शक करने लगते हैं कि कोई बाहर से तो नहीं आया है, अगर आया है तो कोरोना लेके आया होगा, इस प्रकार का जो मेंटालिटी अच्छा। वो चारों तरफ है। तो अभी आप गांव में हो या शहर में हो? मैं ये स्मॉल टाउन, ये बलांगीर है, तो यहाँ पे एक स्मॉल टाउन है इधर का। गांव जैसा ही है, इतना बड़ा नहीं है। मैं 1-2 सेकंड लूंगा आपको। मैं मतलब इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा हूँ जितेंद्र सुना जी से, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं और जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। किस विभाग में हैं आप, किस डिपार्टमेंट में हैं आप? मैं सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में। जी। तो ये पीएचडी के छात्र हैं वहाँ पे। तो हम लोग, जैसा कि मैंने एक प्रोग्राम शो किया है, एक इनिशिएटिव शो किया है, शुरू किया है, जिसका नाम मनिंद्रा टॉक शो है। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से बातचीत कर रहा हूँ, जिसका हिस्सा जितेंद्र भाई भी हैं। तो मैं बस इनसे बातचीत करूँगा कि इनका क्या अनुभव रहा ये 1-1.5 महीने, और कुछ इनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें भी बातचीत की जाएंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो हाँ जितेंद्र भाई, अब बताइए आप कि क्या वहाँ पे भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं खाने पीने को लेके? जैसे कि दिल्ली में तो बहुत स्थिति खराब है। हाँ, एक्चुअली ये खाने पीने का दिक्कत एक्चुअली चारों तरफ है। जैसा, और एक शहर और गांव का डिफरेंस एक है कि गांव में क्या है कि लोग खाना खुद प्रोड्यूस करता है, लोग
चावल गेहूं सब्जी भाजी जो भी है खुद ये करता है। तो सिंस खुद का घर में रहता है तो वो एक एडवांटेज है गांव वाले लोगों के पास। हालांकि जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो कोरोना को लेके चेकिंग जो वो जगह होना चाहिए वो बहुत कम है, लेकिन ये है कि फूड वगैरह थोड़ा सा मैनेजेबल है। लेकिन जो फूड शॉर्टेज का बात है, जो गरीब जो लोग वो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे विदाउट जो सरकार का जो सपोर्ट है उसमें, उसके बिना रहना मुश्किल है गरीब लोगों के लिए। और इधर बहुत सारा जो संगठन है, जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं इधर चारों तरफ काम कर रहे हैं। इधर चाहे वो ये जहाँ पे मैं हूँ ये बलांगीर एरिया है, तो यहाँ पे भी कुछ जो कलिंगो मित्र ट्रस्ट है बोल के वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, अम्बेडकरवादी संगठन है। तो वो लोग इधर लोगों के बीच खाना वगैरह सपोर्ट, चावल वगैरह देना है, ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। और संबलपुर एरिया है, भीम आर्मी वगैरह जो है वो लोग काम कर रहे हैं। और फिर कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, कलाहांडी के तरफ तो उधर भी हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो चारों तरफ हमारे लोग काम कर रहे हैं। जो जो भी एरिया में लग रहा है कि फूड शॉर्टेज है लोगों के पास, ये सब जो चीजें समस्याएं हैं वो लोग देख रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने लोगों को है। तो है ये तो है कि एडवांटेज है कि गांव में खुद प्रोड्यूस करता है, खुद घर में है, तो उतना जो है जो लोगों को उतना टेंशन नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही टेंशन है। और फिर सरकार का जो सपोर्ट है उस लेवल पे वहाँ पे नहीं पहुँचता है। तो है एक मिला जुला केस है। तो क्या गवर्नमेंट कुछ रेडी फूड प्रोवाइड कर रही है जो भी भूखे हैं, जिनको वो सुविधा नहीं है, घर पे भोजन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट कुछ सप्लाई कर रही है फूड का? ये उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ जो है सपोर्ट किया था इनिशियली, जैसा कि 5-5 किलो 6-6 किलो राइस देगा हर फैमिली को, और 100 रुपये 1,000 रुपये देगा। तो ये जो है हर घर को देगा 1,000 रुपये बोला था। और जो बीपीएल नॉट बीपीएल जो लोग मनरेगा में काम करते हैं उनको 2,000 या 3,000 देगा बोल के ये हुआ था। लेकिन जब देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब कितना ये हो गया, लगभग 2 महीना 3 महीना पैसा उतना मिनिमम लेवल पे एक घर में चलना बहुत ही मुश्किल है। और तो वो जो है कि जो दे रहा है सरकार उतना बेनिफिशियल नहीं है। और एक चीज है कि जो फूड है जो कि खाना बना के देना, वो कुछ कुछ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है, लेकिन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस कि कटक, पुरी, बालेश्वर, भुवनेश्वर इस एरिया में तो कुछ कुछ जैसा अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है वो भी दिखने को मिला है। तो एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें जो एक जो अनटच दलित फैमिली है तो उसको जो अनटचेबल है बोल के उसको मतलब खाना नहीं देना, उसको टच नहीं करना। उसके बाद जब बवाल मचता है तो वो लोग उनको कंप्लेंट जाता है बेसिकली, तो फिर उनको टाइम पे नहीं लाना। तो ये एक जो है कि इस जो कोरोना का जो प्रोसेस में भी है जो कि जो अनटचेबिलिटी है, जो दलित लोग हैं उनके साथ अनटचेबिलिटी वो अभी भी हो रहा है। और जो पुलिस का जो रवैया है वो तो एक्चुअली वो हर जगह की तरह है। बहुत ही पुलिस जो है अपना जो पावर है उसको मिसयूज कर रहा है। वो उड़ीसा में भी बहुत सारा ऐसा वायलेंट वीडियो अभी हुआ है, मतलब सामने आया है, जिसमें लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा है। तो है ऐसा, सरकार का जो सपोर्ट है उस लेवल का नहीं है जो मतलब होना चाहिए। लॉकडाउन का तो बढ़ावा दिया उड़ीसा सरकार ने पहले की डेट को और बढ़ाया, लेकिन जिस लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए वो लेवल में नहीं आया। मेरा गांव मैं बात कर रहा था, मैं तो वहाँ पे भी लोग बोल रहे हैं कि उनको कुछ लोगों को मदद चाहिए। तो मैं खुद बाबसा जो है बिरसा अम्बेडकर कॉलेज स्टूडेंट एसोसिएशन जेनू जो लोगों को हेल्प कर रहा है पैसा देके, और कैसे खाना वाना पहुंचा जाए, उसमें चावल गेहूं दाल जो भी है। तो मैंने उनसे बात करके संबलपुर, कलाहांडी और बलांगीर में जो है कुछ पैसा भेजा है, और ताकि जो लोग कुछ समस्या है उनके लिए खाना वाना भेजा जाए।
अच्छा, ये बताइए उनकी क्या स्थिति है अभी? हाँ, उनकी क्या स्थिति है जो उड़ीसा के हैं लेकिन बाहर के हेलो। दूसरे राज्य। हाँ हेलो, क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा था कि ऐसे लोग जो उड़ीसा के रहने वाले हैं और बाहर दूसरे दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ हो रहा है अभी? कुछ कल कल ही सरकार ने, भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी लोग मजदूर या स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं बाहर, तो उनको उस उन राज्य सरकारों से बातचीत करके उनको उनके घर पहुंचाया जाए। तो अभी जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उड़ीसा के, वो क्या, मतलब वो क्या चुनौती फेस कर रहे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं उनको, और सरकार जैसा इसके लिए मैं क्या भी कर रही है? हाँ, तो पहला तो जैसा कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनिशियल मतलब इतना दिन तक जिस प्रकार से जो माइग्रेंट लेबर है उनके साथ इतना जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब बिना नोटिफिकेशन के बीजेपी सरकार लॉकडाउन का अनाउंस करता है और क्विकली 1-2 दिन भी टाइम नहीं मिलता है किसी के पास, और आपका बिना तैयारी नहीं है, और फिर पूरा जो एनिमल की तरह जो माइग्रेंट लेबर है और जो कॉमन मासेस है उसको ट्रीट किया जाता है पुलिस के द्वारा, चाहे वो पुलिस स्टेट मशीनरी को यूज करके उन लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है। और एक बात जैसे मैं बोल रहा था कि जो माइग्रेंट लेबर है जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ही मतलब उनके लिए जो उनका जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल है, वल्नरेबल है, क्योंकि उन लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है जो बाहर गया, ना उनके पास अपना घर है। तो जैसे बहुत सारा केस है कि वो जो मकान मालिक है वो रहने नहीं दे रहा है, और आपका जो एक तो है कि आपके पास कोई ट्रीटमेंट का उस लेवल पे नहीं है, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता था मतलब चाहेगा तो उस लेवल का जो है फैसिलिटी जो है कि जो पोर है जो माइग्रेंट लेबर है उनको दे सकता था अगर चाहे, अगर चाहता तो। लेकिन जिस प्रकार से मतलब जिस हम देख रहे हैं कि जिस 1-1.5 महीने में जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है, जिस प्रकार से ट्रीटमेंट हुआ है जो माइग्रेंट लेबर के साथ, तो ये लाइक हाईली कॉन्डेमनेबल है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी बात है इतना दिन के बाद, जैसा कि दिल्ली में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, उड़ीसा से बहुत सारे जो लेबर है गुजरात, दिल्ली, उसके बाद आपका साउथ में चेन्नई, तो इस एरिया में जाके काम करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ही लेट अभी ये जगह है, लेकिन ये एक अच्छा पहल है कि जो लेट लेट हुआ है, लेकिन एक अच्छा पहल है कि जैसा अभी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो जहाँ पे माइग्रेंट है वो जो अगर आना चाहते हैं तो उनको ला रहा है। ये एक पॉजिटिव स्टेट है, पॉजिटिव चीजें हैं, क्योंकि अगर बाहर रह रहे हैं तो जो वल्नरेबिलिटी है जो माइग्रेंट जो लेबर लोगों का वो हाईली मतलब बहुत हाई जो वल्नरेबिलिटी है वो हर मामले में आपका जो आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, उसके बाद आपका जो लोगों का जो रवैया है जो उस जहाँ पे वो लोग गए हैं उन लोगों का जो मेंटालिटी भी है कि जो लेबर लोगों के प्रति, जो इस देश में जो लेबर लोगों के प्रति जो मेंटालिटी है लोगों का इतना करप्टेड है कि जो जो लेके आया, जो जो कोरोना जिसका वजह से फैल रहा है उसको उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सरकार भी उसको उसके प्रति उतना स्ट्रिक्ट रवैया नहीं रहा है, कैसे डील किया जाएगा उनके प्रति, जो एक जो मेडिकल जो फैसिलिटी है उसको भी तैयार करना चाहिए था, टीम तैयार करना चाहिए था, वो नहीं करके जो माइग्रेंट को जिस प्रकार से बिहेवियर ट्रीटमेंट किया गया है तो वो बुरा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट का कोई अभी तक जो है पिछले 2-3 दिन से ये बात हो रहा है कि वो लाएगा, उससे पहले कुछ हुआ मतलब हुआ नहीं, तो एक अच्छा डिसीजन है कि लेट्स सी लेकिन क्या हो रहा है। और यहाँ पे भी और एक जो चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट लाएगा जो माइग्रेंट लेबर को यहाँ पे उड़ीसा में, तो वो अभी हम लोग कुछ बात कर रहे थे, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोग जो है कि जो गांव-गांव में जाके हर पंचायत में जो कि क्वारंटाइन सेंटर बनाने का कर रहे हैं, तो हर गांव में कुछ गांव में 1000 से भी ज्यादा लोग जो बाहर जाके बसे हुए वो आना चाहते हैं, तो इट विल बी टफ। जो बेड जो अभी हर पंचायत में बनाया हुआ है वो 50 से कम है, तो दैट विल बी टफ कि वो कहाँ पे जो लोग हैं वो एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो
वो उस लेवल से अभी भी तैयार नहीं है उन लोगों को एकोमोडेट करने के। लेकिन अभी क्या मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट में, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर उनको घर भेजेंगे तो उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 21 दिनों के लिए या 14 दिनों के लिए। तो many people are not ready for that, like they are not accepting to be quarantined. So ये मतलब इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये भी तो एक चैलेंज है कि like whether people are willing to be quarantined or not. हाँ देखिए, जो क्वारंटाइन का अभी ऑलरेडी जो जो लोग हैं, स्पेशली जिस प्रकार से ट्रीटमेंट हुआ है जो माइग्रेंट लेबर के साथ, तो इट इज गोइंग टू बी टफ एक्चुअली, क्योंकि आप इतना फिजिकली साइकोलॉजिकली जो हेरेसमेंट है, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर, एक तो टॉर्चर है आपका पुलिस के द्वारा, टॉर्चर है आपका जो एम्प्लॉय है, जो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर जिसका घर में काम करते हैं, जिसका घर में रहते हैं, उन लोगों का जो टॉर्चर है आपका साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ पे ऑलरेडी इम्पैक्ट है। तो लोग जो है ऑलरेडी एक फेड अप हो चुका है ऑलरेडी, और इतना दिन का जो है ये क्वारंटाइन जैसा ही है। हेलो जीतू भाई, एक मिनट। आपका जो चेहरा है ना वो पूरा नहीं आ रहा है, लाइक आपको थोड़ा सा पीछे, हाँ इतना पे रहिए। हाँ, तो आपका चेहरा दिखेगा पूरा। हाँ बोलिए, कह रहे थे आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। इस प्रकार से ऑलरेडी एक प्रोसेस है, एक टॉर्चर का प्रोसेस में जा चुका है लोग, जो खास करके जो वर्किंग क्लास है, जो गरीब है, जो लेबर क्लास है, ऑलरेडी एक टॉर्चर के फेज में जा चुका है 1.5 महीना 2 महीना तक। तो उसके लिए और भी डिफिकल्ट है यहाँ पे, और एक बार आके फिर उसी प्रकार से ट्रीटमेंट होगा तो माने इट इज गोइंग टू बी टफ, और वो लोग भी, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो जाहिर सी बात है कि वो टेंडेंसी है कि नहीं रहना है क्वारंटाइन में, ये सब होगा। लेकिन मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ कि सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव होगा, जैसे सरकार अगर कोई बाहर स्टेट से ला रहा है लोगों को, तो वो सीधा क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएगा। तो किसी को भी शायद, मुझे नहीं लगता है कि वो घर जाने में अलाउ करेगा। तो ये है कि फोर्सफुल टाइप का ये होगा ही, जो पुराना क्वारंटाइन है तो हर क्वारंटाइन सेंटर में ले जाएगा, ना कि वो कोई घर में अलाउ करेगा। चलिए, तो फिर हम लोग दूसरी तरफ बढ़ते हैं। आपके मतलब निजी जीवन से कुछ सवाल लेंगे, हम सवाल पूछेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप जेएनयू जैसे संस्थान से काफ़ी समय से आप वहाँ जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं आप, और छात्र राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या आप अपना जो एकेडमिक जर्नी है उसको शेयर करेंगे कि मतलब किस तरह का रहा और किस तरह की चैलेंज आपको फेस करनी पड़ी? जेएनयू तक का जो सफर, उड़ीसा से जेएनयू, like tell us about your academic journey, like your educational journey. Education जो academics is kind of accidental for me actually, and many people like I know. तो जैसा academics जो life मैंने I like hardly thought that I will be in academics or higher study. लेकिन जब से ये अम्बेडकरवादी जो आंदोलन के जुड़ने के बाद जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, जो शिक्षा का जो अम्बेडकराइट जो मूवमेंट है, हर जगह पे, चाहे वो अम्बेडकर के टाइम से देखें और अम्बेडकर से पहले देखें और अभी का भी टाइम पे, जो शिक्षा का जो एक महत्व है वो हर घर में पहुंचाता है। और ये जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, जो एक कम्युनिटी है, जो एक दलित जो कम्युनिटी है, उसमें ये अम्बेडकर जो मूवमेंट है वो सक्सेसफुल रहा है लोगों को मोटिवेट करने में कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू इमांसिपेट oneself and community as well. तो उसी टाइम पे शायद ये 2012 के टाइम पे मैं ग्रेजुएशन में था लास्ट ईयर में।
That time I came to know about this Ambedkarite movement and I came to know about Ambedkar only that time 2012. तो उसी टाइम पे लोगों का संपर्क में आके हाँ कहाँ पे ग्रेजुएशन में थे आप? कहाँ से पढ़ाई कर रहे थे? मेरा यहीं पे ही बलांगीर डिस्ट्रिक्ट का एक कॉलेज है वहीं पे ही गांव में। ओके 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 हाँ जारी रखिए बात। हाँ तो वो गांव में ग्रेजुएशन होने के बाद वो लास्ट टाइम पे जानता हूँ बाबा साहेब आम्बेडकर को। तो फिर उसके बाद बाबा साहेब का पढ़ने के बाद लोग जो दोस्त लोग हैं जो अम्बेडकराइट लोग हैं बताते हैं कि जो एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है और हायर एजुकेशन भी है मतलब बीए को छोड़ के और भी एजुकेशन है बोल के जो ये जो है कि हायर एजुकेशन है एमपी में है पीएचडी है ये सब। तो उसके बाद होता है कि जो एक मेंटल में फ्रेमवर्क है कि बनता है कि चलो हायर एजुकेशन में जाना है ये सब तो है। तब एक डिसीजन होता है पढ़ाई लिखाई इंग्लिश का तैयारी इंग्लिश को घुस के पढ़ना पड़ता है हमारा तो क्या बोले 12th तक उड़िया ऐसा मीडियम में पढ़ते हैं 12th 10th तक उड़िया मीडियम। हाँ। तो फिर उसके बाद इंग्लिश जो है वो एक चैलेंज होता है जो स्टूडेंट है जो वर्नाक्युलर बैकग्राउंड से आता है तो फिर वही इंग्लिश का घुसना होता है आपको। फिर इंग्लिश तो है ही हिंदी को भी पढ़ना पड़ता है सेकंड लैंग्वेज। तो एक जो लैंग्वेज में ही पढ़ते ये हो जाता है। तो फिर लैंग्वेज का प्रिपरेशन फिर हम जो है हायर एजुकेशन में पहले मैं तो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेरा हुआ था एमए में मेरा गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ और एक जगह हुआ था कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। जब हम गुजरात गए तो गुजरात में कोई फेलोशिप नहीं था तो कोई सपोर्ट नहीं था तो हम वहाँ पे ऐसा लोकल ट्रेन में ही गए वहाँ जरिए और 4-5 लोग मैं मेरा सिस्टर और मेरा और दोस्त लोग हैं उनका भी हुआ था बंशीधर। तो सब लोग वहाँ पे गए लेकिन जब वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं है कुछ सपोर्ट नहीं है पैसा नहीं है तो हम मुश्किल में पड़ गए क्या करेंगे। तो फिर हमारा जो दोस्त है जो हमारे अम्बेडकराइट जो दोस्त मिले थे उस टाइम पे जो अम्बेडकराइट मूवमेंट के से जुड़े हुए थे वो लोग को फोन किए क्या करें यहाँ पे तो कुछ है नहीं कुछ पैसा वैसा। तो फिर हम उसी टाइम पे डिसीजन किए लखनऊ फिर चलो तो वहाँ से फिर डिसीजन हुआ फिर लोकल ट्रेन में जनरल में ठीक है ओके हाँ यस फिर लखनऊ में बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में गए वहाँ पे। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं था लेकिन वहाँ पे क्या था कि जो रिजर्वेशन वगैरह जो SC/ST स्टूडेंट के लिए 50% था तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे रहेंगे। तो 1 साल तक मैं MA वहाँ पे किया हिस्ट्री में ही और वहाँ पे वो जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वहाँ पे वो भी था तो वहाँ पे भी छोड़ना पड़ा 1 साल की MA वहाँ पे छोड़ दी क्योंकि वहाँ पे भी ज्यादा सपोर्ट नहीं था एक्चुअली रिजर्वेशन तो था लेकिन आप कैसे सस्टेन करेंगे रिजर्वेशन तो है लेकिन सस्टेन करने के लिए आपको इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी उस तरह से आपको डेवलप करना पड़ेगा जो नहीं है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में वो कहीं भी इंस्टीट्यूशन में नहीं है। जेएनयू में क्या है कि हाँ उसके बाद हम लोग डिसाइड किया कि जेएनयू जाएंगे। जेएनयू में ये है कि जो नॉन नेट भी है कुछ थोड़ा बहुत जो है वो मिलता है लेकिन नॉन नेट में भी कोई सस्टेन नहीं कर पाया ना नॉन नेट में सस्टेन कर पाएगा ना आपका MCM में सस्टेन कर पाएगा। तो जब हम MA में गए हम MA BBA छोड़ के तो वहाँ पे फिर पढ़ाई किए किस तरह से स्ट्रगल करके दोस्तों के साथ हेल्प लेके दोस्त लोग बहुत हेल्प किए उसके वजह से आज तक हम सस्टेन कर पाए हैं जो एजुकेशन में और चल रहा है। एजुकेशन और अपना जो मूवमेंट है वो दो अलग अलग चीज नहीं है। हम लोग एजुकेशन का अप्रोच ऐसे करते हैं एक तो है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है इज अ काइंड ऑफ एजुकेशन वी गेट इज वेरी मच लाइक क्या बोलेंगे ऑफ कोर्स इट इज अ मेन स्ट्रीम व्हाट कुफीर एंड ऑल कॉल इट लाइक एज अ मोनोस्ट्रीम। तो एक तो है कि आपको एक जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है आपको स्कूल जाना है पढ़ना है ये सब है और एक जो सिलेबस है वो पूरा कैनोनिकल है। लेकिन जब हम एक अम्बेडकराइट कॉन्शियसनेस में आते हैं देन एजुकेशन फॉर अस बिकम समथिंग बिगर देन जस्ट मेयर ए करिकुलम। तो उस जो एक जो प्रोसेस है एजुकेशन में रहना है उसके बाद खुद का जो स्ट्रगल है जो सोसाइटी के लिए भी है अपने लिए भी है और सोसाइटी के लिए वो दोनों जो है साथ साथ चालू होता है। और जो हम लोग जैसा UDSF यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम में हो
उसके बाद वापसा बना के जो संघर्ष जो है अपना जो है वो चालू रखना, जो एकेडमिक स्पेसेस है, कैसे ब्राह्मणिकल स्पेस है, ये सब कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, रिजर्वेशन है, जो सारा मुद्दा को साथ में ले लेके जो एक एकेडमिक में अपना जो लाइफ को है वो चल कर रहा है, तो वो कंटिन्यूअस है, लेट्स सी। और उसके साथ साथ ये मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ एक एकेडमिक स्पेसेस पे लिमिटेड नहीं है, हम लोग इधर उड़ीसा में, चाहे वो उड़ीसा में हो, हाँ of course it is in Odisha, we are trying to build a movement now, it is like we are trying to build a literary movement here, like we have launched some kind of magazine from 2016 and also we are working among youths, तो जो भी यहाँ पे युवा है उनके लिए हम लोग एजुकेशन का एक बड़ा सेमिनार करते हैं, 4 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है इधर, तो 300-400 यूथ को बुलाते हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, तो उनको बताया जाता है एजुकेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और उसके बाद समाज परिवर्तन के बारे में, और कैसे बाहर जा सकते हैं एजुकेशन के लिए, जॉब है क्या क्या है, तो हमारा जितना भी जो एक नेटवर्क है हम लोग की, जितना भी बाहर जो लोग पढ़ते हैं हमारे जो स्टूडेंट है, तो इसका जो है कि एक तो आपका सो कॉल्ड एकेडमिक्स है और एक नॉन एकेडमिक में कैसे हम लोग एजुकेशन का जो मेजर है हम लेके जाएंगे, वो दोनों चलते हैं। तो अभी जो जब आपने जेएनयू ज्वाइन किया, अभी कितने सालों से आप जेएनयू में हैं? जेएनयू में मेरा 6 साल हो गया। 6 साल हो गया। तो जो मतलब जेएनयू में सरवाइव करने का और जेएनयू में पढ़ाई करना, जेएनयू के अंदर भी पढ़ाई करना, ये भी कई तरह का चैलेंज भी आपको देता है, तो मतलब उस तरह जितने भी चैलेंज आपने फेस किए उसको बताइए, और उस चैलेंज को आपने कैसे डील किया उस चीज को बताइए। मतलब जेएनयू में रहने का एक्सपीरियंस और जो भी चैलेंज है, और फिर उस चैलेंज को डील करने का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? तो एक ये है कि जो अपना जो अगर सडनली हम गांव से जाते तो बहुत ही ज्यादा चैलेंज हो सकता था मुझे लगता है, और बहुत सारे स्टूडेंट जैसा कि गांव से सडनली जाता है, अगर अपना स्टूडेंट है जो दलित बहुजन बैकग्राउंड से बहुजन स्टूडेंट है, तो बहुत सारा समस्या झेलना पड़ता है। और मेरा ये हुआ कि मैं एक आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन मेरा ऑलरेडी हो गया था। मैं कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले मैं बाबा साहेब को पढ़ा, उनका लाइफ को और संघर्ष को पढ़ा, और तो इसके वजह से एक जो मेरा मेंटली जो है एक ऑलरेडी मैं एक पावरफुल इंडिविजुअल की तरह इवॉल्व हो चुका था, मतलब समाज को समझ रहा था मैं उस टाइम पे, समाज को चेंज करना है समझ रहा था, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन सोसाइटी, ये सब जो आइडिया है ऑलरेडी एक हो चुका था। तो एक ऑलरेडी जो एक मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए जो एक पावरफुल इंडिविजुअल का मतलब ये होगा कि जो एक जो सोसाइटी में क्या हम लोग देख रहे हैं, सोसाइटी को समझ रहे हैं, और सोसाइटी को जो परिवर्तन करने का जो एक मानता है कि एक फीलिंग है कि वी शुड चेंज द सोसाइटी, and this society very much based on caste, patriarchy and all this brahminical norm and value। तो एक है कि तो वो मैं उस प्रोसेस में आया, तो मेरे लिए एक ऑलरेडी मैं एक मेरे पास कुछ था कि फाइट करने का, जो एकेडमिक स्पेसेस में फाइट करने का जो है, जो वो थोड़ा मेरे में आ गया था। तो जेएनयू में जब मैं गया तो ऑफ कोर्स एक तो आपको एकेडमिक स्पेसेस में नया है, जो जैसे कि असाइनमेंट लिखना है, तो ये एक नया प्रोसेस है अपने लोग हमारे लोग के लिए। जब मैं बीए तक असाइनमेंट क्या है, ट्यूटोरियल क्या है, ग्रुप डिस्कशन, ये सब एक एलियन टाइप का होता है अपने लोगों के लिए, जो मेरे लिए था। तो सीधा जाके तो पहले तो एकेडमिक स्पेस पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, जो मैंने किया कि कैसे असाइनमेंट लिखना है। और एक जो है कि ऑफ कोर्स जैसे आपका मेजोरिटी अगर ब्राह्मण जो टीचर है, मैं सीएचएस में ज्वाइन किया, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, तो वहाँ पे मेजोरिटी क्या है, हर ज्यादा ब्राह्मण है, और मेरा मॉडर्न एजुकेशन में था, तो वहाँ पे ब्राह्मण लोगों का जो है कि डोमिनेशन जो है उनका है, तो जो टीचर भी है, और एक स्पेस जो है वो एलिट स्पेस इन द सेंस कि जो इंग्लिश मीडियम से जो स्टूडेंट है और जो हाईली एलिट जो बैकग्राउंड से है, सवर्ण ग्रुप से है, वो एक्चुअली कंपोजिशन है ज्यादा होता है क्लास के अंदर।
तो आप लिटरली आपको एक्सक्लूजन हो जाता है। और आप एक्सक्लूजन इज ए प्रोसेस कि आप दो तरीके से होगा। एक तो कि आप जबरदस्ती आप एक स्टूडेंट को, एक कम्युनिटी को आप एक्सक्लूड करें थ्रू आप एक, जैसा कि करिकुलम है, करिकुलम से आपका कोई आपका हिस्ट्री नहीं आएगा, आपका कोई लीडर नहीं आएगा, आपका कोई वोकैबुलरी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको पेडागोजी में है, आपको सिलेबस में उस पे एक्सक्लूजन किया जाएगा। और जो दूसरा है कि आप डेलिबरेटली, आप दलित स्टूडेंट है, आदिवासी स्टूडेंट है, तो आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, ये है डेलिबरेट। और भी होगा कि जो अगर कॉम्पोजिशन अगर क्लास का है, एक सवर्ण है, एलिट है और ब्राह्मण प्रोफेसर है एक्सक्लूसिव, तो एक ये पोस्ट ये क्या है, ऑलरेडी एक्सक्लूजन है। जो मेंटालिटी पे, जो ऑपरेस जो कम्युनिटी जो स्टूडेंट है उसका मेंटालिटी पे इफेक्ट होता है। और जो कि मेरे में भी हुआ है, जब टीचर पढ़ाता है तो जो एक काइंड ऑफ जो एक वल्गरिज्म है, जो हमको, जो उनका जो फैक्ट है, हमको जब हम एक अम्बेडकर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब हम अम्बेडकर को पढ़ते हैं या फिर जो दलित बहुजन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमको एक अलग पर्सपेक्टिव इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझ आता है। तो वो अलग पर्सपेक्टिव को लेके, फैक्ट को लेके जब हम सवाल पूछते हैं, तो जो प्रोफेसर होता है उसको दिक्कत होता है, नॉट ओनली प्रोफेसर और स्टूडेंट को भी। तो दोनों प्रोफेसर की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से आपको मिलना पड़ता है। तो एक जो ये एक्सक्लूजन वाला जो है साइकोलॉजिकल अपना जो स्टूडेंट है, वो होता है, मेरे में भी हुआ। जब मैं क्वेश्चन पूछता था तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता था, नॉट ओनली ग्रेड में होगा, आपका ग्रेड में होता था, और फिर और एक प्रोसेस में भी। तो ये जो एक जो स्ट्रगल है। और एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है, ये जो दलित स्टूडेंट आता है, आदिवासी स्टूडेंट आता है, इट इज वेरी tough for them to sustain in such a Brahminical space and elite space. So one thing that was supportive was having a core Ambedkarite group, and that was, I think, that was make me stay this much. This much here or this much years, what I say. तो जो एक Ambedkarite जो सपोर्ट है एकेडमिक स्पेसेस में होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो SC/ST सेल है और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल है यूनिवर्सिटी में, these are a dead cell basically. They are not working at all. Even if they are working, their working style is very much static. They are not working. Basically, in my experience, they are not working, and it's a dead body. तो ये जो है कि ये जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने में बिल्कुल जीरो है। कोई भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ये जो एग्जिस्टिंग बॉडी है वो अभी तक दे नहीं पा रहा, जो ऑपरेस कम्युनिटी के स्टूडेंट्स है। तो मैं वही बात बता रहा था कि जैसा यूडीएसएल, मैं जाने से पहले मैं यूडीएसएल के कुछ मेंबर हैं, जैसे विवेकानंद सोना है, इन लोगों को ऑलरेडी जानता था। उसके बाद चिन्मय महानंद है, ये लोग थे। तो एक क्या है हुआ, मैं ऑलरेडी एक अम्बेडकराइट ग्रुप में आ गया, तो जिसके वजह से मुझे जो एक जो आइडियोलॉजी का सपोर्ट है और जो एकेडमिक वाला जो सपोर्ट है, जैसा कि आपका ट्यूटोरियल राइटिंग है, असाइनमेंट है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपका फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो एक हमको चाहिए एक्चुअली इस जो ब्राह्मणिकल स्पेस में अगर रहना है आपको, तो अपना जो एक कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट होना जरूरी। इसके वजह से ही मैं आज तक जो है जेनो जैसा इंस्टीट्यूशन में मुझे लगता है सस्टेन किया बहुत जो है आर्थिक लेवल पे और साइकोलॉजिकल लेवल पे जो दोस्त है और एकेडमिक लेवल पे, तो तीनों लेवल पे दोस्तों का जो है सपोर्ट रहा है। तो इस प्रकार का सपोर्ट नहीं होगा तो हम लोग जो है इस एकेडमिक स्पेस में रहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि रिजर्वेशन तो लेके आ जाते हैं हम, अभी तो रिजर्वेशन को भी खत्म कर दिया है और कर रहा है, लेकिन जो भी मिनिमम जो रिजर्वेशन है वो लेके आते हैं, तो आप एक बार आ गए तो आप कैसे सस्टेन करेंगे? देयर इज नथिंग, देयर इज नो मैकेनिज्म टू डील विद दिस। तो ये है, तो वो क्या होगा, जो एक अम्बेडकर मूवमेंट में जो एक एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है, जैसे मैं बता रहा था वो है, लेकिन जैसा रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, उसके बाद जब मूवमेंट को देखते हैं तो इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खिलाफ मूवमेंट तो हुआ है, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम कैसे ब्राह्मणिकल है उसको से कैसे परिवर्तन करना है, उस जो डायरेक्शन में जो जाना था, जो एजुकेशन सिस्टम को जो चेंज करना है आपको, और एजुकेशनल जो एजुकेशन स्पेस में जो कंपोजिशन है उसी को ही पूरी तरह से चेंज करना है।
तो वो रिफॉर्म की और हमारा जो है आंदोलन वो जा नहीं पाया है। तो उसका वजह से रोहित वेमुला के बाद भी हम देखते हैं कि सीरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो पायल तड़वी हो, उसके बाद आपका साउथ में फातिमा हो, तो एक जो सीरीज ऑफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, वो कंटिन्यूअस रहता है। तो जब तक एक हम लोग डील नहीं करेंगे, पता नहीं कि इस देश में मुझे तो लगता है कि as long as we will stay with this Brahminical people, these things is going to be there. This caste discrimination, exclusion, and everything will be there. And I think we will be fighting forever like that. So it's situation ऐसा है। आप क्योंकि आप जैसा बाबा साहब उस टाइम पे बोलते थे कि जब बाबा साहब फाइट कर रहे थे अपने लोगों के अधिकार के बारे में, तो गांधी बोलते थे कि हिंदुओं का जो है हृदय परिवर्तन होगा। तो देखेंगे जो हृदय का जो परिवर्तन वाला बात है, आज कितना साल हो गया हृदय परिवर्तन का, लेकिन व्हाट इज क्या चेंजेस हुआ है बेसिकली? आप गांव से लेके शहर तक जो इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट का जो दबदबा है, वो हमको दिखने को मिलता है और कोई हृदय का परिवर्तन हमको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो कहाँ तक मतलब अभी का जो स्टेट है ऑलरेडी ओपनली जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूशन में आप रामायण महाभारत का जो है लीडरशिप का प्रोग्राम कराते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि स्टेट इज कमिंग ओपनली। मतलब स्टेट जो है अपना जो एक ब्राह्मणिकल जो एजेंडा है और जो एक अपना जो एक इनका जो एक सरकार का एक समाज का जो इमेजिनेशन है, जो एक ब्राह्मणिकल समाज का इमेजिनेशन है, जो एक राम राज्य का इमेजिनेशन है, उसी और एक मूड है जो ये ओपनली आ रहा है। और अभी हमारा जो अगर जो बहुजन आंदोलन का बात करें, तो जो मेजर जो वॉइसेस है जो ओपनली आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है टू चेक इट। एंड और कोरोना के वजह से तो और इनको मतलब बीजेपी सरकार को जैसा ऐसा लग रहा है कि सोने पे सुहागा हो गया है इसके लिए। तो ऐसा कोरोना में जैसा महाभारत इंट्रोड्यूस कर देना, उसके बाद जिस प्रकार से मुस्लिम के विरोध में भी जिस प्रकार से प्रचार करना कि ये जो हेट्रेड जो है मुस्लिम के खिलाफ जो फैलाना है, वो भी बहुत ही हो रहा है। तो आई डोंट नो व्हाट इज लाइक क्या होगा इस देश का सोकल जो डेमोक्रेसी है, जो मिनिमम उसका नाम पे है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, देखते हैं। तो ये जितेंद्र भाई ये बताइए कि जो नए स्टूडेंट जेएनयू ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे रीजनल बैकग्राउंड से होते हैं, रीजनल लैंग्वेज के बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको दिक्कत आती है लाइक टू डील विद इंग्लिश लैंग्वेज, और बहुत सारा मतलब कंप्यूटर का भी और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज नहीं होता है, और इंग्लिश स्पीकिंग होता है, टर्म पेपर बनाने होते हैं। तो बेशक आपने भी उस चीजों को डील किया होगा, तो मतलब इन सब ये जो भी